Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss a very important and very interesting and very relevant topic regarding your career, regarding your discipline, and regarding your field. And this is called path goal theory. This concept, what we will discuss today, is equally important not only for your organization, rather it is relevant to your practical life. As a manager, you can use it, and you can. It has a very vast managerial as well as practical implications. Okay, path goal theory. Path goal theory is about how leaders motivate subordinates to accomplish designated goals. एक लीडर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैसे अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फॉलोअर्स को कैसे मोटिवेट करता है कि वो एक असाइंड और फोकस्ड एंड डिस्कस डेजिग्नेटेड गोल को अचीव कर सके. लीडर क्या करता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? एक गोल सेट करता है और अपने सबॉर्डिनेट्स या फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाएं और उस गोल को अचीव कर लें. तो लिहाजा इस थ्योरी के नाम से जाहिर है पाथ गोल थ्योरी. The stated goal of leadership is to enhance employee performance and employee satisfaction by focusing on employee motivation. जो गोल होता है लीडरशिप का, ये क्यों सेट किया जाता है, क्यों गोल जरूरी होता है फॉर अ लीडर, या व्हाई अ लीडर सेट ए गोल? ड्यू टू increase or enhance or boost up the employee performance and employee satisfaction by focusing on employee motivation. देखिए, अगर आपके साथ जिंदगी में अक्सर हम कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, जिंदगी का मकसद होना चाहिए. इंसान इस दुनिया में आ गए, अगर मैं डिवाइन और रिलीजियस और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दुनिया में इंसान के आने का एक मकसद है. तो ये गोल, पाथ गोल थ्योरी कोई नई थ्योरी नहीं है, इट इज अ डिवाइन थ्योरी. मैं ये कहूंगा कि जी, दुनिया में एक मकसद है, ऑर्गेनाइजेशन में एक मकसद है, और किसी भी लाइफ में किसी भी चीज का कोई मकसद, देखिए बगैर मकसद के लोग अगर आप देख लें, दे गो फॉर सुसाइड, they go for frustration, they go for anxiety, and then they involve in depression. और अगर गोल हो तो आप क्या करो, अपनी तमाम एनर्जीज, अपनी तमाम एबिलिटीज उसके ऊपर लगा लो फोकस तरीके से, और उस अपनी एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस को शो करो. अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी और आप इसी तरह मोटिवेट ही रहोगे. तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो लिहाजा इसीलिए ये गोल जरूरी होता है. Third thing, it emphasizes the relationship between the leader style and characteristics of the subordinates and the work setting. ये क्या करता है, इसका फोकस किस पे होता है? इसका फोकस होता है लीडरशिप के स्टाइल पे, और जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबऑर्डिनेट्स के, मतलब वो कैसे हैं, वो मोटिवेटेड हैं, वो एनर्जेटिक हैं, या वो लेजी हैं, या वो तेज हैं, या वो एक्टिव हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसके ऊपर फोकस होता है अकॉर्डिंग टू पाथ गोल थ्योरी. यानी कि लीडरशिप स्टाइल कैसा है और सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं. तो सबऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली लीडर अपना स्टाइल जो है वो इम्प्रूव करता है, कम करता है, चेंज करता है, बढ़ाता है, ठीक करता है या यूटिलाइज करता है. और इन दोनों लीडरशिप स्टाइल और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर इसका फोकस होता है. Fourth thing, the leader must use a style that best meets
द सबऑर्डिनेट्स मोटिवेशनल नीड्स। तो आप देख रहे हैं लीडर को क्या करना चाहिए, लीडर ही और शी मस्ट यूज अ स्टाइल, ऐसा स्टाइल यूज करना है उसको और चाहिए जो कि सबऑर्डिनेट्स के मोटिवेशनल नीड्स को मीट कर सके, उसके अल्टर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। देखिए मैं अगर बहुत कहूं कि जी मैंने जी जैक वेल्च या जैक मा या मतलब बिल गेट्स या स्टीव जॉब या इस तरह की लीडरशिप स्टाइल अप्लाई करने हैं और मेरे कल्चरल में और मेरे जो और सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी उनके मोटिवेशनल नीड्स दूसरी हैं, वो चाहते हैं कि जी हमें पैसा चाहिए और मैं उनको सेल्फ स्टीम की स्टाइल से चलाऊं, वो कहते हैं कि हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए और मैं उनको पैसे का लालच दूं, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप उनको दूं, तो ये जो है ये बेस्ट मैच नहीं है। ये मैंने उनको मोटिवेट कर ही नहीं सकता, और अगर मैं उनको मोटिवेट नहीं कर सकूंगा तो वो कैसे अपने गोल तक अचीव करेंगे, हाउ दे विल अचीव देयर गोल, हाउ दे विल गो टुवर्ड्स द पाथ that leads to the goal achievement. Are you getting me? तो लिहाजा ये पॉइंट्स बड़ी जरूरी हैं। आप पाथ गोल थ्योरी को अगर आप देख लें इन दिस स्लाइड, तो ये क्या कहता है, ये कहता है सबऑर्डिनेट्स एक पाथ को फॉलो करते हैं और वो पाथ जाता है प्रोडक्टिविटी या गोल्स को, लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर्स हैं, जिनको जो कि हर गोल के रास्ते में आते हैं। आप देख रहे हैं पाथ गोल लीडरशिप, वो अच्छा वो ऑब्स्टिकल्स कैसे क्या हो सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो ऑब्स्टिकल रिसोर्स एलोकेशन हो सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल सबऑर्डिनेट्स की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की कमी हो सकती है, वो ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग्स या उनकी स्किल्स नहीं क्या ना होना हो सकता है, वो ऑब्स्टिकल उनकी लैक ऑफ एजुकेशन हो सकती है, वो ऑब्स्टिकल कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये अभी एक अच्छे लीडर का कमाल है कि वो कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को वो पाथ दिखाए और वो ऑब्स्टिकल रिमूव करने की कोशिश करके उनको स्मूथली गोल तक ले जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट पाथ गोल थ्योरी। ओके, पाथ गोल लीडरशिप क्या क्या होते हैं इसमें, क्या ये क्या होता है, ये गोल को डिफाइन करना होता है। गोल अगर आपके डिफाइन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वे गोल में अगर वेगनेस हो या वेग गोल हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि अभाम जिसे हम कहते हैं, कंफ्यूजन। अगर मैं आपको कहूं बहुत मेहनत करो तो ये कोई गोल नहीं है, ये वेग गोल है। आप कितनी मेहनत करोगे, कोई पैरामीटर्स, कोई मतलब ये है कि कोई स्टैंडर्ड्स। इसीलिए तो आजकल आए हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिससे मैं एक गोल को मतलब मेजर कर सकता हूं थ्रू ऑब्जेक्टिव्स, और फिर मतलब ये कि उनकी केपीआईज को मैं अगर देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जो मिल मिला के उस गोल को अचीव कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो डेफिनेशंस और explanation or clarity of goals. The goal should be clearly defined. Clarifies the path. देखिए जी, ये अल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में, कुरान फुरकान में एक बात कहता है, और वो क्या कहता है, सूरह फातिहा की अगर आप आयत पढ़ें तो उसमें है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप देखें ना, हमें सीधा रास्ता दिखा, क्लैरिफाइज द पाथ। पाथ क्लैरिटी बड़ी अहम है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी गोल हो। पाथ क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं, मैं अगर दुनियावी बात करूं, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से या वर्ल्डली डिजायर, तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अपने करियर पाथ का पता नहीं चलता कि हम क्या करें। मेडिकल में मैट्रिक के बाद कंफ्यूज, एफएससी के बाद कंफ्यूज, एमबीबीएस के बाद कंफ्यूज। अच्छा देखिए जी, आपने मैट्रिक के बाद एफएससी किया, प्री मेडिकल, फिर प्री मेडिकल के बाद आपने किया एमबीबीएस डॉक्टर, और फिर आप चले गए सीएसएस। तो ये मैं नहीं कहता कि बेटर अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपको अपने गोल का पता ही नहीं है। लेट्स सपोज हाँ आपको गोल आखिर में मिला, इतने कंफ्यूजन या इतनी मतलब टर्न्स अराउंड, और मतलब ये कि वो क्या कहते हैं यू टर्न्स, और मतलब ये कि जो ड्रिफ्ट हुआ है या आपके या शिफ्ट आपने लिया है, ये क्यों? ये आपको पाथ का क्लैरिटी का नहीं पता। तो क्लैरिफाई द पाथ, लीडरशिप क्या करता है, क्लैरिफाई द पाथ।
यानी कि कौन सा लीडरशिप, पाथ गोल थ्योरी, पाथ गोल लीडरशिप जो होगा वो इस तरीके से काम करेगा। थर्ड थिंग, रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे रिमूव किया जाए। एंड प्रोवाइड सपोर्ट, वो सपोर्ट फाइनेंशियल, ह्यूमन, मटेरियलिस्टिक, इमोशनल, किसी भी तरीके की सपोर्ट हो, टेक्निकल हो, चाहे वो मतलब ये कि टेक्निकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, किसी की तरह की भी सपोर्ट हो, पाथ गोल लीडरशिप must and should provide the support to his or her subordinates to achieve or to accomplish the goal. पाथ गोल थ्योरी, अच्छा देखें जी लीडर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टिव लीडरशिप अगर मैं देखूं तो लीडर गिव्स इंस्ट्रक्शंस, expectations, timelines, and performance standards to its subordinates. अगर लीडरशिप बिहेवियर्स को मैं देखूं और उसमें से मैं डायरेक्टिव लीडरशिप को देखूं तो क्या करेगा वो लीडर, इंस्ट्रक्शन देगा, एक्सपेक्टेशंस भी रखेगा डेफिनेटली। जब मैं कहता हूँ ना कि आई विल मेजर योर परफॉर्मेंसेस अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैं करूँगा, तो ये मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं दैट यू विल मीट। तो एक्सपेक्टेशन उसमें इन्वॉल्व होती है, टाइम फ्रेम होता है, टाइम लाइन होता है कि इतने महीनों में या इतने दिनों में, इतने सालों में, इतने वीक्स में, आप इतने आवर्स में आपने ये टारगेट अचीव करना है। चाहे वो बैंक्स के एम्प्लॉयज उसको दिया जाता है कि आप एज अ बिजनेस ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर या मतलब एज अ कंसल्टेंट या एज अ बिजनेस डेवलपर आप इतने महीनों में इतना टारगेट, इतना कैश अपने ब्रांच को लाओगे, तो टाइम लाइन्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सपोर्टिव लीडरशिप क्या करता है, सपोर्टिव लीडरशिप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, अप्रोचेबल होता है, वो हर कोई उसकी तरफ एक्सेस करता है, अवामी किस्म का बंदा होता है, ठीक है ना। और वो क्या कहते हैं, ओपन डोर पॉलिसी चलाता है अपने ऑफिस के दरवाजे पे, वो कोई पीएन या कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन या बैरियर नहीं, एनीवन कैन मीट हिम और हर एट एनी टाइम, मेरी बात है, एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, नो बैरियर्स, नो कम्युनिकेशन बैरियर्स, फिजिकल और वर्चुअल कोई भी बैरियर्स नहीं होते। अटेंड्स टू द वेलबींग ऑफ सबऑर्डिनेट, सपोर्टिव लीडरशिप का फोकस क्या होता है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स की वेलबींग पे फोकस करूं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी ग्रूमिंग, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ये तमाम एम्प्लॉयज की वेलबींग्स होती है। एंड ट्रीट्स एवरीवन एज इक्वल, इसमें कोई भी उसका ब्लू आई चैप या मतलब ये कि फेवरेट नहीं होता, बल्कि हर कोई उसके लिए बराबर होता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है, लीडर इनवाइट्स सबऑर्डिनेट्स टू गिव आइडियाज, लीडरशिप क्या करता है, इनवाइट्स करता है सबऑर्डिनेट्स को टू गिव आइडियाज। उनकी जब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप नाम से जाहिर है, इंडिकेट करता है नेम इसका बाय इट्स ओन सेल्फ कि वो सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्या पार्टिसिपेशन होती है, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, गिविंग आइडियाज, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज, शेयरिंग ओपिनियंस एंड इंटीग्रेट्स देयर सजेशंस इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सोलो फ्लाइट नहीं करता, बल्कि अपने सबऑर्डिनेट्स की पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव या क्रिटिकल जो ओपिनियंस होती हैं उनको इन टू अकाउंट लेता है और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करता है, उनको इंटीग्रेट करता है अपने सजेशंस को, उनकी सजेशंस को, ताकि वो एक एप्ट, बेटर, सूटेबल और कंसेंसस के साथ डिसीजन मेकिंग कर सके। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप, ये क्या करता है, लीडर चैलेंजेस सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। इलामा इकबाल ने अपने, अगर इलामा इकबाल की पोइट्री को आप देखें तो वो अपने अपने यूथ को क्या कहता है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी, सितारों से आगे जहां और भी है। देखिए जी, वो अपने अपने फॉलोअर्स यूथ को उसने क्या चैलेंज किया कि आप में इतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इतना पोटेंशियल है कि आप जी सितारों से आगे जा सकते हो। और सितारों तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है, कहते हैं यहां तक अगर पहुंच भी गए इट इज नॉट अ बिग डील, और जहां भी और भी है वहां तक आपने जाना है, यानी कि चैलेंज किया है ना। जब आपको कोई कहता है कि यार ये तो कोई ए ग्रेड लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर पूरे प्रोविंस को टॉप कर सकते हो, यू कैन डू दिस, तो ये उसने आपको चैलेंज किया। मेरी बात आप समझ रहे हो,
अच्छा, दूसरी तरफ इमाम इकबाल फिर कहता है कि जी कि करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद। हेलो जी। तो कहने का क्या मतलब कि लीडर्स जो है वो चैलेंज करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को ताकि वो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव कर सके। पॉसिबल, हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, ये भी नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि जी मुझे वो क्या कहते हैं मरीख से पत्थर उठा के ले आओ, नाउ दिस इज इम्पॉसिबल। या मुझे आप प्लूटो सियारा, दुनिया जो हमारा जो सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी सियारा है प्लूटो, वहां को हिला लो या वहां तक चले जाओ ना, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये कहता है हाईएस्ट लेवल तक जो पॉसिबल परफॉर्मेंस है उसको अचीव करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को चैलेंज करता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड। ये एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये बाज लोग कहते हैं ना कि हमारे किस्मत में होगा, तो उसने भी अल्लामा इकबाल ने भी उसमें एक शेर वो क्या है कि अपराध के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत का मुकद्दर का सितारा। जबरदस्त, वेल डन। और मैं वकील आपकी बात के साथ एक और एडिशन कर लूँ, इमाम इकबाल ने इस किस्मत के बारे में जो आपने बड़ी प्यारी बात की है, क्या कहा है? तकदीर के पाबंद नबातात तो जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। कि जी इंसान अगर बिल्कुल सर। तकदीर का रोना रोए, ये तो फूल जानवर इसके ताबे हैं। इंसान तो क्या कहते हैं कि जी अपनी किस्मत आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो कहने का क्या मतलब, माशाल्लाह ये आपने बड़ी अच्छी इनपुट दी। अचीवमेंट ओरिएंटेड जी लीडरशिप आपके पॉजिटिव एनर्जीज को और आपकी चैलेंज करता है, और चैलेंज पॉजिटिवली चैलेंज करता है, आपको इतना मोटिवेट करता है कि आप अपने पुराने डगर से हट के नया और हाईएस्ट लेवल तक, पॉसिबल हाईएस्ट लेवल तक आप परफॉर्मेंस शो करें। लीडर हैज हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस एंड सीक्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखिए जी एक चीज मैं और भी बता दूं, अगर मैं आपको बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बताऊं कि जी काम करो, पढ़ो, टाइम पे आओ, वक्त ज़ाया ना करो, और मैं खुद जो है आपको मतलब ये कि क्लास ना लूं या लेट आऊं, या मतलब ये कि आपका टाइम ज़ाया करूं, तो ये मैं एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूरी है एक अच्छे लीडर के लिए। या मैं अपने बजाय एक दूसरी एग्जांपल भी दूं, अगर मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि बहुत से अच्छा काम करो, जल्दी ऑफिस से जल्दी आओ, घर लेट जाओ और ज़्यादा काम करो और टाइम भी लगाओ, अपना खून पसीना एक करो, तरक्की हमारे इदारों को मिले, लेकिन खुद वो ऑफिस आता नहीं है, मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता, प्रॉब्लम्स को सुनता नहीं है, तो वो कैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेगा? तो ये कहते हैं लीडर हैज हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड सीक्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखिए जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, अगर उसकी मैं लाइफ का आपको थोड़ा सा बता दूं, तो उन्होंने एक ही बात की है, काम काम और सिर्फ काम। जितने भी वेस्टर्न और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुफक्किर, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स को, मुफक्किर को तो छोड़ो, लीडर्स को तो छोड़ो, मुफक्किर्स की मैं बात करता हूँ, उसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि काम काम और बस काम। लेकिन कायद आजम ने का उनके खुद रूटीन, जो उनके मतलब पर्सनल स्टाफ ऑफिसर और जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो पीएस जिसे हम कहते हैं, जो उनके साथ सारी लाइफ रहे और उन्होंने उसके ऊपर किताब भी लिखी, उन्होंने खुद कहा कि जी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रूटीन ये था कि सुबह 5 बजे उठकर काम के लिए बैठ जाते थे, रात गए तक 12-12, 15-15, 18-18 घंटे तक वो मेज पर या अपने ऑफिस या अपने मतलब घर में भी काम और ऑफिस में भी काम, और किस लिए? फाइल्स और अपने मुल्क के लिए, फिर कितनी सेहत तक खराब। यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस लीडर, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप अगर आप चाहते हो तो खुद अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस को अचीव करना है। एंड सीक्स कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। देखिए जी, आपने सिर्फ एक छोटे से परफॉर्मेंस को अचीव करके खुश नहीं होना, बल्कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। आप देखते हैं जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, जो फोर्ब्स या फॉर्च्यून 500 में अपनी नाम बना लेते हैं, उनमें क्या चीज़ आइडेंटिकल है, सेम है? आपने देखा है कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। जितने भी ममालिक तरक्की अगर कर चुके हैं, सिंगापुर 1960s में क्या था, अगर आप देख लें फार ईस्ट एशियन कंट्रीज तमाम, चाइना, मलेशिया, और मतलब ये कि ये दुबई को आप देख लें, ये तमाम ममालिक आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले इनकी क्या लेवल ऑफ लिविंग था, स्टैंडर्ड क्या था? और 70 और 60 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, सिर्फ 30 ईयर्स पहले आप देख लें। हाँ,
तो ये क्या था, इन्होंने अपने आप को क्या किया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और ये तमाम चीजें एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक मुआशरे का यूनिट होता है, इकाई होता है। जिस तरह मैं हूँगा उसी तरह मेरी सोसाइटी। तो अगर आप वेस्ट की सोसाइटी में देखें तो वहाँ पे काम होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सेल। जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन एज अ होल अगर मैं देख लूँ तो वो कंपैरिजन करके तो वो यही है कि वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे बिलीव करते हैं। और ये द वर्च्यू ऑफ रिसर्च। पाथ गोल थ्योरी, इसका और क्या है, सबऑर्डिनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सबऑर्डिनेट्स विल शो या दे हैव। नंबर वन, नीड फॉर एफिलिएशन। देखिए जी, नीड फॉर एफिलिएशन बहुत अहम है। क्या नीड फॉर एफिलिएशन, वो चाहेंगे कि कोई हमारा ख्याल रखे। मेरी बात आप समझ रहे हो, सपोर्टिव लीडरशिप प्रेफर करेंगे। अगर नीड फॉर एफिलिएशन है, अगर एक सबऑर्डिनेट्स की एफिलिएशन या उनकी नीड क्या है कि वो एफिलिएशन चाहते हैं। एफिलिएशन क्या होती है, एफिलिएशन अफेक्शन से मिलता है, यानी कि मोहब्बत से, प्यार से, सपोर्ट से, इमोशनली, इमोशन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके सबऑर्डिनेट्स की नीड एफिलिएशन की है तो गो फॉर सपोर्टिव लीडरशिप। अगर उनकी प्रेफरेंसेस स्ट्रक्चर बेस्ड है, कैसे कि वो कहते हैं कि जी हमें क्लियर डायरेक्शन दो, चेन ऑफ कमांड। आप में से अक्सर लोग होंगे जो कि कहेंगे कि जी हमें क्लियर बात बताओ, हम इतने डीप नहीं सोच सकते कि जी आपके दिल में क्या है, या मतलब क्या मैं करूंगा, या मेरी इमोशंस, मुझे ये बताओ कि मैंने क्या करना, कितने टाइम में करना है। आप देखते हो ना, आप में से अक्सर लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल क्या पूछते हैं, क्या करूंगा, व्हाट विल बी माय जॉब डिस्क्रिप्शन, what would I do, what the organization would expect from me, and what should I would perform। अब अगर इस तरह की बातें हैं तो मतलब यह है कि इनकी नीड स्ट्रक्चर की है। स्ट्रक्चर मींस चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डायरेक्शंस, क्लियर ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस। आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को आप देख लो ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये नहीं होता कि जी आप बड़ी बड़ी बातें करो या जज्बाती बातें करो। वहां पे स्ट्रक्चर, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस, स्ट्रक्चर्स, अथॉरिटी, डायरेक्शन, चेन ऑफ कमांड, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो जब ऐसे आपके सबऑर्डिनेट्स हो तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर डायरेक्टिव लीडरशिप। मैं एक बात आपको बता दूं, उमर सिकरान जिसे रिसर्च का हम कहेंगे बाबा रिसर्च, या मतलब यह है कि बाइबल ऑफ रिसर्च, उसकी जो किताब है बिजनेस रिसर्च मेथड्स, उमर सिकरान की, या जिसे उमर सकारन भी कहते हैं, इंडियन आथर थी, लेकिन वो मतलब ये है कि यूएस बेस्ड थी और उसने काफ़ी उम्र यूएस में गुजारा और 2011 में उसका इंतकाल हुआ 89 80 प्लस एज में। उसने अपनी किताब में एक एग्जांपल बड़ी प्यारी दी और वो इस डायरेक्ट लीडरशिप से बेस करती है। उसने कहा कि जी जरूरी नहीं है कि हर जगह पे मैं इमोशनल लीडरशिप अप्लाई करूं। बाज़ औक़ात अगर आप देखें कंट्रोल टावर में जो लोग बैठे हैं और जो जहाज उड़ा रहे हैं वो पायलट, वो कंट्रोल टावर से जो वहाँ पे कंट्रोल टावर का जो पूरा कैबिनेट है, क्या जो जो उसकी टीम है, उससे क्लियर इंस्ट्रक्शन लेगा तो जहाज को सही मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। और अगर वो उससे क्लियर इंस्ट्रक्शन ना ले, यानी कि कितने एरोनॉट जो है नाटिकल, उसके ऊपर मैंने जहाज उड़ाना है, किस डिग्री एंगल से मैंने मोड़ना है, कहाँ पे टावर है, कहाँ पे रनवे है, वेदर की कंडीशन क्या है। अब इसमें डायरेक्शन चाहिए ना, आप गौर कर रहे हैं ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में या ऐसे नेचर ऑफ वर्क में डायरेक्ट लीडरशिप यूज होगा। आर यू गेटिंग मी? और अगर ऐसा ना हुआ तो आप देख रहे हैं कराची का जो हादसा, उसके ऊपर यही था कि जी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। आर यू गेटिंग मी? तो एनीवे, डिजायर्स ऑफ कंट्रोल, बाद सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका डिजायर क्या होता है कि कंट्रोल करे, और वो क्या कंट्रोल करें, उनका भी ये नीड होता है कि हम भी अपना हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन में डाल सकें। उनके साथ सो मेनी ऑप्शंस होते हैं, सो मेनी आइडियाज हो सकते हैं। जब ऐसे सबऑर्डिनेट्स आपको मिले, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाए कि जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट, तो नेवर गो फॉर डायरेक्टिव लीडरशिप, rather go for participative leadership because they have ample of ideas,
और उसी तरह जब वो तमाम लोग आपके साथ, वो क्या कहते हैं, सेम पेज पे ना हो, उनका सपोर्ट ना हो आपका, तो आप कैसे गुड लीडर? लीडर के लिए तो जरूरी है कि फॉलोअर्स भी आपके साथ सेम पेज पे हो, क्योंकि आपने उनसे काम लेना है। तो जब उनसे काम लेना है और वो कहते हैं कि हम काम तब करेंगे व्हेन वी विल इन्वॉल्व, तो गो फॉर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ओके, सेल्फ परसीव्ड लेवल ऑफ टास्क एबिलिटी। देखिए जी, जब कोई कहता है कि जी हम हम बहुत काबिल हैं या हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, हम एक स्टैंडर्ड से ज़्यादा बढ़कर काम करना चाहते हैं, वी हैव द एबिलिटी that we see ourselves to the next level, and we have the potential to go for achievement oriented leadership, because your subordinates psyche, their personality traits and their characteristics are altogether changed and different from others. तो आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को देखकर लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई करना है। और क्यों करना है? अगेन वही बात, मकसद क्या है? गोल तक पहुंचा जाए। सॉरी। अच्छा जी, पाथ गोल थ्योरी, हाउ इट वर्क्स, आप देख रहे हैं इसको। मैं अगर डायग्रामेटिकली आपके सामने बताऊं तो कैसे ये काम करता है, तो देखिए जी, ये ऐसे काम करता है कि इसमें आपके सामने नजर आ रहा है कि लीडरशिप का बिहेवियर, लीडर बिहेवियर, ग्रुप मेंबर्स, टास्क करेक्टरिस्टिक्स, जो हमने डिस्कशन की उसको अगर हम थोड़ा सा और भी प्रिसाइज करें या उसको और भी सिंप्लीफाई, डायरेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स ताकि उसको बताया जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, काम कैसे करना है, फला फला स्टेप से बढ़ के या पास हो के आपने ये काम करना है, ये बड़ा है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये तरीकाकार होता है, और टाइम टू टाइम गाइडेंस आपको देगा आपने किस तरीके से क्या काम करना है। डायरेक्टिव लीडरशिप आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, डॉगमेटिक, अथॉरिटेरियन। ग्रुप मेंबर्स कैसे होते हैं? डॉगमेटिक, अथॉरिटेरियन। डॉगमा से निकला है, एक थ्योरी से, एक कॉन्सेप्ट से, एक अकीदे से, एक सोच से। अथॉरिटेरियन मतलब ये कि अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, ये ग्रुप मेंबर्स। और टास्क इसकी कैसे होते हैं? टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जी एम्बिगुअस टास्क को नहीं मानते, अनक्लियर रूल्स इसमें नहीं होने चाहिए, और कम्प्लेक्सिटी, ये अच्छा गुड, अगर एम्बिगुअस काम हो, अनक्लियर रूल्स हो और कम्प्लेक्स नेचर हो। अब देखें जी कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि जी मैं एज अ मैनेजर आप लोगों से कहूं कि यू आर माय टीम, what is your job description, या what I am expecting from you? I am expecting from you that I want to go for a project, और इस प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। और क्या डेवलप करना है? ग्राफिकल डिजाइन, सीजीआई, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, आपने उसके मुताबिक एनिमेशन करनी है या 3D डिजाइन करना है या कोई इस तरह कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो आप क्या करोगे? आप ये काम तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके तो बड़े अनक्लियर रूल्स हैं, 2+2 4 तो इसमें है ही नहीं, और ये काम भी बड़ा एम्बिगुअस है, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये तमाम क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल प्रोवाइड टाइम टू टाइम गाइडेंस, directive leadership. Clear? Second thing, supportive leadership. It provides nurturance. Nurturance ये कि केयर करना, पैम्पर रखना, प्यार करना, आपको ख्याल रखना, आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। ऐसे ग्रुप मेंबर्स की पर्सनालिटी कैसे होती है? अनसेटिस्फाइड, एफिलिएशन नीड करता है, ह्यूमन टच चाहते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये लो 1 लाख रुपए और ये काम करो, इंस्ट्रक्शन भी दूं गुस्से से एंड विद इमीडिएट इफेक्ट, ऐसे वर्डिंग भी इस्तेमाल करूं तो आप माइंड कर जाओगे शायद, आप में से अक्सर लोग, क्योंकि ये चाहेंगे कि हमें प्यार चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें एफिलिएशन चाहिए, हमें हमारा लीडर। आप देखें ना, एक थ्योरी थी हातान इफेक्ट, एक नाम था हातान स्टडीज, बहुत पुरानी, आपकी मैनेजमेंट में है, बीबीए फर्स्ट लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये हातान स्टडीज। उसमें बात तो आई थी, रिसर्च स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी और वर्कर प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन
किस चीज की बुनियाद पड़ी? फाइंडिंग्स क्या थी कि ह्यूमन एम्प्लॉयज जो है वो ह्यूमन रिलेशंस, प्यार, मोहब्बत, अपने सबॉर्डिनेट, अपने लीडर का प्रेजेंस चाहते हैं। तो कहने का क्या मतलब, ऐसे लोग जो कि एफिलिएशन चाहते हैं तो उनके लिए सपोर्टिव लीडरशिप। अच्छा, काम की नोयत कैसे होगी? टास्क टास्क होगा रिपीटेटिव, अनचैलेंजिंग, मंडेन एंड मैकेनिकल। जब मैं बार बार, अब बैंक चले जाओ ना, बैंक में क्या होता है, रोजाना पोस्टिंग, रोजाना एंट्री, रोजाना जो है क्या कहते हैं, आपने लेजर बनाना होगा, जर्नल वगैरह, और पीच ट्री सॉफ्टवेयर और ये मुख्तलिफ किस्म की, और एंट्री पास करनी होगी, रिपीटेटिव काम। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैनेजर गुस्सानाक हो, रूड हो, सख्त हो, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है बैंकर्स में, टर्नओवर की फिनोमेना चला जाता है। अनचैलेंजिंग काम, बालों का अनचैलेंजिंग अगर हो, अनचैलेंजिंग इस तरह कि उसमें कोई चैलेंज ना हो, बोर किस्म का हो, या मोंडेन एंड मैकेनिकल, मतलब ये है कि ये एक मैकेनिकल किस्म का, मशीनिक मैकेनिस्टिक तरीके से काम हो, ग्रुप मेंबर्स की जो पर्सनालिटी है वो एफिलिएशन हो। तो जी फिर क्या करना चाहिए? सपोर्टिव लीडरशिप। वो उसको सपोर्ट करे, वो उसको समझाए, वो उसको साइकोलॉजिकल टच दे, वो उसको ग्रूम करे कि देखिए जी ज़रूरी है, इस तरीके से करना होगा, आपने अपने आप कंप्रोमाइज़ करना होगा, कुछ गिव एंड टेक हो, उसके साथ बैठे, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आप देखते हैं आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स आ जाते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे हम अपने अजीज़ों को हमने खोया है, या मतलब ये कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गम का सानहा खुदा न खास्ता आ जाए, गॉड फॉरबिड। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या चाहते हो कि कोई हो जो आपके दिल की ढारस बंधाए, आपको सपोर्ट करे, आपका ख्याल रखे, क्योंकि इंसान तो मतलब इमोशंस का मैं कहूँगा कि एक कम्बिनेशन ऑफ इमोशंस है। तो टास्क की नेचर के मुताबिक सपोर्टिव लीडरशिप। ओके जी, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह हमने पहले कहा इन्वॉल्वमेंट। अब ये इसमें होता क्या है, ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं? ग्रुप मेंबर्स की साइकी, पर्सनालिटी, या फिजिकल, या मतलब पर्सनल साइकोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं वो क्या हैं? ऑटोनमस, दे नीड ऑटोनॉमी, नीड फॉर कंट्रोल, नीड फॉर क्लैरिटी। अच्छा, क्यों ये है? सवाल ये होता है कि क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उनकी नॉलेज, उनका एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी मेच्योरिटी इतनी बढ़ गई होती है कि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें, खूबियाँ उनमें आ जाती है। अब देखें जी, आप प्राइमरी के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप मास्टर के स्टूडेंट्स हो। अब अगर मैं आपको इन्वॉल्व ना करूं, आपके साथ अपने आइडियाज़ हैं, आप माशाल्लाह प्रैक्टिशनर्स हैं, आप में से हर एक अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, एक नॉलेज है उसके साथ, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो एजुकेशन का नॉलेज हो, चाहे वो इवन एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स और टैसिट नॉलेज जिसे कहते हैं वो नॉलेज हो, तो वो शेयर करेगा, वो ऐड करेगा कुछ। मेरी बात आप समझ रहे हो? क्योंकि यू ऑल आर मैच्योर। अच्छा जी, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए? एम्बिगुअस, अनक्लियर एंड अनस्ट्रक्चर्ड। जब ऐसी सिचुएशन हो, अब ये डिपेंड करता है, कोई प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, ये डिपेंड करता है कोई सॉफ्टवेयर, ये डिपेंड करता है कोई 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 कॉम्प्लेक्स किस्म के नेचर का काम, या मतलब इसमें कोई आज कोई फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एक्टिविटी हो। अब देखिए जी, HEC हायर एजुकेशन कमीशन 202 में बना, तो आप देखिए ना, एम्बिग्विटी इसलिए थी कि डेफिनेटली एक गोल तो था, लेकिन कैसे करना होगा, कैसे हमने 5 सालों में इतने PhDs प्रोड्यूस करने होंगे, और किस तरीके से, क्या करिकुलम होगा, क्या उसकी मतलब नेचर होगा, क्या मोडालिटीज होगी। तो उसके लिए ग्रुप मेंबर्स कैसे थे? वो अपनी सजेशंस देते थे, चेयरमैन साहब उसको इनकॉर्पोरेट करते थे, और उस प्रोजेक्ट को रन करते थे, और तमाम एम्प्लॉयज अपने डिसीजन का इनपुट देते थे। क्यों? क्योंकि टास्क ऐसे थे कि वो एम्बिगुअस एट टाइम्स, अनक्लियर एट टाइम्स, और एट टाइम्स अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, अचीवमेंट ओरिएंटेड। अचीवमेंट ओरिएंटेड ये क्या होता है? इट प्रोवाइड्स चैलेंजेस। अचीवमेंट ओरिएंटेड में जिस तरह मैंने कहा ना, चैलेंजेस, आपने चैलेंज करना है अपने सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स को। तो कहते हैं ग्रुप मेंबर्स कैसे होते हैं? हाई एक्सपेक्टेशंस, नीड टू एक्सेल। आप में से अक्सर लोग
बल्कि मैं कहूँगा तमाम, मैं ये नहीं कहता कि, मैं याद रखें, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि जी मेरे स्टूडेंट्स जो है वो उनमें पोटेंशियल नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिलीव मी, आई एम क्या कहते हैं, आई एम टेलिंग इट विदाउट एनी डाउट कि आप में बेइंतहा एक्सपेक्टेशन वो है पोटेंशियल, और एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से हाई रखते हो, मेरी नहीं है आपसे, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई है। क्या आप जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप में से कौन है जो कि कहता है कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं जिंदगी में कुछ नहीं करना? बहुत कम होंगे, शायद ना हो। और सारे क्या है, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई होंगी, आप बढ़ना चाहोगे, आप एक बाल के यूथ की तरह सितारों के ऊपर कमंद डालना चाहोगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? अब ऐसे एम्प्लॉयज को, ग्रुप मेंबर्स को, जब ऐसी पर्सनालिटी हो तो उसकी टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी, वो कैसे नेचर की जॉब होगी? एम्बिगुअस, डेफिनेटली एम्बिग्विटी होगी। एम्बिग्विटी ये नहीं कि अनक्लैरिटी, एम्बिग्विटी डिपेंड्स करता है कि जी, बाज़ औक़ात मैं कहूँ ना कि जी हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, अब इस मुल्क को तरक्की, थोड़ी सी एम्बिग्विटी इसमें है कि कैसे करूँगा, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, एट विच टाइम, विच डिसीजंस। मेरी बात आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा एक बड़ा सा एक्सपेक्टेशंस है, बड़ा सा गोल है, बड़ा मतलब जाइगेंटिक किस्म का गोल है, ठीक है ना? अच्छा, चैलेंजिंग, ठीक है जी। अक्सर लोग नौकरियां छोड़ देते हैं, क्यों? आप में से भी काफी लोगों ने टर्नओवर किया हुआ होता है। वो नौकरी आपके पर्सनालिटी, आपकी आपकी साइकी से मैच नहीं करती। आप कहते हैं कि नो, आई आई डोंट गो फॉर रिपीटेटिव वर्क, आई गो फॉर चैलेंजिंग जॉब बिकॉज आई हैव द गट्स दैट आई कैन डू मैनी थिंग। तो ये भी चैलेंजिंग जॉब हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी मैं एक मुश्किल फील्ड में जाना चाहता हूँ, या मैं एक आम बीए से ज़्यादा मैं करना चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊँ, एक साइंटिस्ट बन जाऊँ, एक रिसर्चर बन जाऊँ, कोई बड़ा काम करूँ अपने मुल्क के लिए। देखिए, मुल्क के लिए काम करना चैलेंज, इट इज़ अ चैलेंज, क्योंकि ये मुश्किल काम है, इसमें रिस्क होता है। या कोई मुश्किल काम करना, कोई स्किल सीखना, कॉम्प्लेक्सिटी, उस काम में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इतना इजी नहीं होता। मेरी बात आप समझ रहे हो? ओके, अच्छा 1 मिनट ये रहता है रिकॉर्डिंग में। अच्छा, फिर क्या है